ये सरकार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। फिर आरटीपी पार्ट 1 तो आपने देख लिया होगा। रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई इनडायरेक्ट टैक्स सीए फाइनल पार्ट 2, मतलब रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। दोस्तों, वैसे तो एग्जाम पोस्टपोन हो गए, पर यस, आपकी प्रिपरेशन पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। अभी एग्जाम पोस्टपोन हुए, वो सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ, ये कुछ भी कमेंट करना सही नहीं है अभी। मतलब इट्स रियली वेरी एनोइंग थिंग। एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है, मतलब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर एनीवेज उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। क्लियर? जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, दुख तो होता है, दुख मेरे को भी हुआ जब जैसी नोटिफिकेशन आया एग्जाम पोस्टपोन हो गया। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगा, पर हाँ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसको अपने को ही मैनेज करना है। ओके, चलो सर, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द रिवीजन टेस्ट पेपर। सर देखिए ध्यान से, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा। सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स Q and exempt goods S. Product S is sold in international markets without payment of tax under LUT, letter of undertaking. ओके सरकार, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट Q जो है वो टैक्सेबल है, प्रोडक्ट S एग्जेम्प्ट है। पर अगर किसी भी गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो तो ऑल्दो वो एग्जेम्प्ट गुड्स होती है, फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स का आईटीसी आपको मिलता है, सब रिफंड मिलेगा उस केस में, है ना? बात करेंगे आगे, देखते हैं हम। प्रोडक्ट S इज सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर GST in the state of Maharashtra. Okay, sir. The company provides the following information in relation to various supplies made by it during the tax period. Product S has been exported to UK for pound 12,000. Okay, sir. Product Q has been supplied to Betty Enterprises within India itself for rupees 20 lakhs. Note, the above amounts are exclusive taxes wherever applicable. Okay, sir. तो इसने प्रोडक्ट एस जो है वो एक्सपोर्ट किया यूके को, एंड प्रोडक्ट क्यू को डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया है रुपीज 20 लाख में, एंड दीज फिगर्स आर विदाउट टैक्सेस इफ एनी। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेट टैक्स पीरियड। अच्छा, परचेजेस का डिटेल दिया हुआ है। जीएसटी ऑफ रुपीज 5 लाख हैज बीन पेड ऑन इनपुट्स, जीएसटी ऑफ रुपीज 2.4 lakh has been paid on capital goods, GST of rupees 2 lakh has been paid on input services. All the above inputs, input services and capital goods are used in manufacturing process. ठीक है साहब, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम आता है। फिर the following additional information is also provided. Okay सर, एक बार देख लेते हैं एंड में जाके कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूट द अमाउंट रिफंडेबल टू सिनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ टैक्स पीरियड। इस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए सिनोटेक्स को कितना अमाउंट रिफंडेबल है वो निकालना है अपने को। ओके ओके साहब, क्योंकि इसने प्रोडक्ट एस को एक्सपोर्ट किया है अंडर द कवर ऑफ एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो प्रोडक्ट एस ऑल्दो एग्जेम्प्ट है, फिर भी इसको एक्सपोर्ट किया है, इसलिए इसको बोलेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई में काम आने वाले इनपुट सर्विस, कैपिटल गुड्स का हमको आईटीसी मिलता है। और सर एक्सपोर्ट के केस में, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में इनपुट और इनपुट सर्विसेज का हमको रिफंड भी मिलता है। अब वो रिफंड कितना मिलता है वो हमको देखना है। देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन और क्या दिया है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज इज रुपीज 12 लाख। अच्छा ओके, जो हमको फिगर्स दिए थे इन्होंने, पाउंड 12 लाख, सॉरी पाउंड 12,000, वो अमाउंट इंडियन रुपी में है कितना, 12 लाख रुपीज। ओके सर, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एस एक्सपोर्टेड टू यूके इन इंडियन रुपीज इज रुपीज 12 लाख। However, the value of such product when domestically supplied by the company in similar quantities is rupees 10 lakh only. ओके, अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचते तो 10 लाख में बेचते सेम गुड्स को, और इन्हीं को एक्सपोर्ट किया तो 12 लाख इज द आईएनआर, जो आईएनआर में वैल्यू आएगी। ओके सर, इसका रिलेवेंस आएगा, हम एक बार क्वेश्चन पूरा करते हैं, देन विल सी कि क्या इंपॉर्टेंस है इस पॉइंट का। बेटी एंटरप्राइजेस, ओहो, जिसको डोमेस्टिकली सप्लाई किया था, इज अ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट अंडरटेकिंग। It has claimed the ITC on goods supplied by it to goods supplied to it by Sinotex Private Limited. बच्चों, बेटी एंटरप्राइज एक 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है जिसको साइनोटेक्स
प्राइवेट लिमिटेड ने गुड सप्लाई किया था 20 लाख रुपए का, और आपको पता है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को कोई गुड सप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं डिम्ड एक्सपोर्ट। और हाँ, डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में एक बार टैक्स पे करना पड़ता है, सप्लाई जो आपने किया उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर इधर सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक पर्सन उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। पर अगर रेसिपिएंट जो 100% ईओयू है उसने अगर उस परचेज में जो टैक्स पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ले लिया तो ऐसे केस में फिर किसी को भी रिफंड नहीं मिलेगा साहब। क्लियर? और सप्लायर जब रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो वो बायर जो 100% ईओयू है उससे एक डिक्लेरेशन लेगा, अंडरटेकिंग लेगा, क्या कि उसने ना तो उसका आईटीसी लिया है ना वो उसका कभी रिफंड क्लेम करेगा, तब जाके सप्लायर को रिफंड मिलता है। पर इस केस में क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया है कि बेटी एंटरप्राइजेज इज अ 100% ईओयू बट इट हैज claim the ITC on goods supplied to it by Sinotex Private Limited, मतलब इस डिम्ड एक्सपोर्ट के केस में कोई रिफंड की बात नहीं आएगी। ओके, द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ Sinotex Private Limited at the end of tax period for which the refund claim is being filed after filing GSTR 3B for the said period has been filed is rupees 5,80,000। सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस था 5,80,000 का 3B फाइल करने के बाद। Then the balance in electronic credit ledger of Sinotex Private Limited at the time of filing the refund application is rupees only 3 lakhs। Okay, सरकार अब मैं आपको पूरा केस समझाता हूँ, और लिखा लास्ट में क्या, compute the amount refundable to Sinotex Private Limited for the tax period। Okay friends, देखो ध्यान से, अब अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे वो हमको समझना होगा। साहब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन केस अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है और सेकंड गुड्स आपने 100% ईओयू को सेल किया है तो साहब इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स जो काम आ रहा है उसका आईटीसी मिलेगा। अब बात आती है रिफंड की। अब साहब रिफंड कितना मिलेगा? पहली बात तो ये, जो आपने डिम्ड एक्सपोर्ट किया उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको आपने डिम्ड एक्सपोर्ट किया है उस बायर ने उस परचेज पे जो जीएसटी पे हुआ है उसका आईटीसी क्लेम किया है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आईटीसी एट ऑल, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आईटीसी एट ऑल। ओके, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिफंड एट ऑल। सेकंड बात बच्चों, इन केस अगर आपने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया है, भले वो एग्जिम्ट है, पर अगर एक्सपोर्ट किया तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई अगर होता है तो ऐसे केस में उसमें काम आने वाले इनपुट्स और इनपुट सर्विस का आपको प्रोपोर्शनेट रिफंड मिलेगा। अब रिफंड कितना मिलेगा साहब? जितना इनपुट और इनपुट सर्विस उस एक्सपोर्ट में काम आया, एक्सपोर्टेड गुड्स में काम आया, उतना प्रोपोर्शनेट आपको आईटीसी का रिफंड मिलेगा। अब साहब वो प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला दिया रूल्स ने। अब वो फॉर्मूला क्या दिया है वो देखना ध्यान से। ओके सॉरी, अब वो फॉर्मूला क्या दिया है वो हमको समझना पड़ेगा बेटा। वो दिया है जब भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो आप या सर्विस एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो रेटेड सप्लाई टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। दिस इज द फॉर्मूला। उसे प्रोपोर्शनल अमाउंट आएगा जो रिफंडेबल होगा। अब ऐसे केस में सर्विसेज एक्सपोर्ट तो है नहीं, केवल गुड्स एक्सपोर्ट है बेटा। तो सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, क्वेश्चन नंबर 15 हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर कितना है? सर इसमें एक अमेंडमेंट था छोटा सा। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर क्या होता है? जितना वैल्यू का आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, जो था रुपीज 12 लाख, जो दे रखा था आयरन में बेटा, 12 लाख वाज द फिगर ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू आउट ऑफ इंडिया। ओके, और देखिए ध्यान से, अमेंडमेंट हुआ था इस बार। देखिए प्रोडक्ट एस जो आपने एक्सपोर्ट किया है उसका आईएनआर में वैल्यू रुपीज 12 लाख, पर अगर वही गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते तो कितने में सप्लाई करते बेटा? 10 लाख में। इस बार अमेंडमेंट था और अमेंडमेंट ने बोला था क्या, जितना वैल्यू का आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर जब देखेंगे आप तो टर्नओवर कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया जो है रुपीज 12 लाख और 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ सेम गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड इन इंडिया। अगर सेम गुड्स आप इंडिया में बेचते तो कितने में बेचते? उसका 1.5 टाइम। तो डोमेस्टिक मार्केट में सेम गुड्स बेचते कितने में बेचते बेटा? 10 लाख वैल्यू दे रखा उसका 1.5 टाइम्स। अब 10 लाख का 1.5 टाइम इज 15 लाख। तो सर एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड 12 लाख और रुपीज 15 लाख, विच एवर इज लोअर, मतलब क्या हुआ बच्चों? साहब 12 लाख और 15 लाख, विच एवर इज लोअर? 12 लाख।
तो 12 लाख इज द वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर द फॉर्मूला गिवन इन रूल नंबर 89। अब साहब सेकंड डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। अब एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या है साहब इस केस में? जो आपका एक्सपोर्ट का टर्नओवर है वो जो एक्चुअल टर्नओवर है, एक्चुअल टर्नओवर कितना बेटा 12 लाख प्लस डोमेस्टिक मार्केट में जो आपने गुड सप्लाई किया, और डोमेस्टिक मार्केट में जो गुड सप्लाई किया उसकी वैल्यू थी कितनी? रुपीज 20 लाख। तो सर 12 लाख प्लस 20 लाख कितना हो गया? 32 लाख मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी। बच्चों ध्यान रखिएगा, इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स इन तीनों का आईटीसी मिलता है, आईटीसी तीनों का मिलेगा। पर जब हम रिफंड की कैलकुलेशन करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, तब केवल और केवल इनपुट का रिफंड मिलता है और इनपुट सर्विस का ही मिलता है, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। और हाँ, फिर ये केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का नहीं है, अगर उसका होता तो उसमें केवल इनपुट का ही रिफंड मिलता है, आपको पता है बेटा। पर ये केस है जीरो रेटेड सप्लाई का, यहाँ पे इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का रिफंड मिलता है। तो 5 लाख इज द जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स, 2 लाख इज द जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज। सो टोटल कम्स टू 5 + 2 7 लाख। तो साहब मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 लाख से। तो सरकार कितना अमाउंट आएगा देखते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। अमाउंट आया है 2,62,500। दिस इज द अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर रिफंड। अब सरकार हमको एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो सर्कुलर ने डिफाइन किया था कि 2,62,500 इज द अमाउंट विच इज एलिजिबल फॉर रिफंड। पर सर जब आप रिफंड लेने जा रहे हो तब इतना बैलेंस होना तो चाहिए आपके पास। या सेकेंड थिंग, जिस टैक्स पीरियड की ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, उस टैक्स पीरियड में अगर सारा ही आईटीसी यूटिलाइज हो गया तो सर रिफंड की बात आएगी क्या? नहीं आएगी। देखो, या तो आप आईटीसी को यूज कर लो या आईटीसी का रिफंड क्लेम कर लो। तो सर आईटीसी आपने यूज किया कि नहीं किया वो पता कैसे पड़ेगा? उसके लिए सब आपको देखना पड़ेगा, दो पैरामीटर दे रखे उसके लिए। क्या? जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस पीरियड का जीएसटीआर 3B फाइल करने के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस बचा था। 3B फाइल करने के बाद जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस पीरियड की हम रिफंड क्लेम की बात कर रहे हैं, उस पीरियड का 3B फाइल करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस बचा है? वो कितना बचा वो देख लीजिए आप। दे रखा है इन्फॉर्मेशन को पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ने। देखिए साहब, 3B फाइल करने के बाद बैलेंस है 5,80,000 रुपये का। तो साहब 5,80,000 का बैलेंस आपके पास है। सेकेंड थिंग, जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे थे, अच्छा जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे थे उस दिन बैलेंस कितना था बेटा? 3 लाख का। अब मालिक, मैक्सिमम एलिजिबल रिफंड इज 262,500 और जिस दिन आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो उस दिन बैलेंस था 3 लाख का, और जिस पीरियड के लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पीरियड का 3B फाइल करने के बाद बैलेंस था 580 का। इन तीनों में से विच एवर इज लेस, दैट इज 262,500, this will be the amount which will be eligible for refund and this is the final answer. This is the amount refundable to Sinotex Private Limited. अच्छा, whichever is less क्यों देखते हैं बेटा? उसका भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है? देखो यार, जिस दिन आप जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम अप्लाई कर रहे हो उस पीरियड में अगर पूरा ही आईटीसी यूटिलाइज हो जाता तो यहां बैलेंस होता 0। अगर 0 बैलेंस होता आईटीसी का, इट मींस यू हैव ऑलरेडी यूटिलाइज्ड आईटीसी इन दैट पर्टिकुलर मंथ इटसेल्फ। जब उस आईटीसी को ऑलरेडी यूज कर चुके हो तो किस बात का रिफंड यार? या अगर ये बैलेंस होता 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख से अबव वाला बैलेंस आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ऑल्दो 262,500 रिफंडेबल अमाउंट होता, फिर भी मैक्सिमम अमाउंट आपको 1 लाख ही रिफंड होता। क्लियर? क्योंकि उस टाइम बैलेंस आपके पास 1 लाख था, मतलब बाकी आईटीसी आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो अदर लायबिलिटी को पे करने के लिए। अच्छा, एक और बात, इसको क्यों देखते हैं हम 3 लाख को? ये है जिस दिन हम रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो उस दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस। ये क्यों देखते बेटा? अरे जिस दिन रिफंड के लिए अप्लाई किया उस दिन बैलेंस ही अगर नहीं है आईटीसी का तो क्या रिफंड देगी गवर्नमेंट आपको? इसका मतलब बैलेंस नहीं है, मतलब क्या है? आपने उस आईटीसी बैलेंस को कई और लायबिलिटी में यूटिलाइज कर लिया, अदर लायबिलिटी के लिए आपने यूटिलाइज कर लिया। अच्छा है ना यार, आईटीसी यूटिलाइज हो जाए वो बढ़िया है। क्लियर? अब वहां आईटीसी यूटिलाइज कर लो, रिफंड मत करना बेटा। अगर इसीलिए अब मान लो यहां बैलेंस होता कितना? 50,000, यहां पे होता 1 लाख और यहां 262,500 हमारे फॉर्मूला से आया। तो अगर ऐसा होता तो आंसर क्या था? 262,500 और 1 लाख और 50,000, विच एवर इज लेस
50,000 वुड हैव बीन द आंसर। ये मैंने जस्ट एक अजम्पशन लेके आपको बताया कि अगर क्वेश्चन कुछ चेंज होता तो किस तरह से आंसर आता। यहाँ पे तो ऑब्वियसली 262 500 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि इन तीनों में लेस देखेंगे 262 500 इज द लेसर अमाउंट विच विल बी अलाउड एज रिफंड। क्लियर? आई होप यू गॉट द एंटायर लॉजिक। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। अब भारत माता की जय। माहौल जबरदस्त सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। बहुत टफ नहीं था, बहुत इजी था, पर अच्छा था क्वेश्चन रिफंड के टॉपिक के लिए। वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, पर हाँ ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपने क्वेश्चनर के भी क्वेश्चन किए होंगे अगर, तो आपको भी लगा होगा नहीं नहीं, प्लस मेन बुक के जो क्वेश्चन थे अपने, वो भी अगर रिफंड के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे। आपको लगेगा नहीं हम आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 1 ये बोलता है बच्चों, एग्जामिन whether the suppliers are eligible for composition levy under section 10 of the CGST Act in the following independent cases in the beginning of the current financial year। okay, आपको इन इंडिपेंडेंट केस में देखना है कि सप्लायर एलिजिबल है या नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट। अच्छा वैसे आपको पता है कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इज रिगार्डिंग गुड्स, सबसेक्शन 2 इज रिगार्डिंग सर्विसेज। याद आया बेटा 50 लाख का टर्नओवर सर्विसेज का। ओके हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन में आएगा। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन जालंधर पंजाब इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर सिस्टम्स। ओके ओके साहब, कंप्यूटर सिस्टम बनाता है ये। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 1.25 करोड़ 125 lakhs। ओके चलेगा साहब, क्योंकि 1.5 करोड़ तक एलिजिबल होता है सब। टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज supplies the computer systems manufactured by it within the Punjab, within the state of Punjab only। वाह साहब, within the state supply करता है ये। With a view to expand its business operations, it will also start providing repairing services of computer systems in the current financial year। repairing service भी प्रोवाइड करना चालू करेगा ये। ओके तो सर बताइए ये पर्सन इस पर्टिकुलर केस में एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये गुड सप्लाई करता है, तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 वाली कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल आएगा। देखते कंडीशन, सबसे पहला प्रीवियस फाइनेंशियल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। बिल्कुल इसका 1.5 करोड़ या उससे कम टर्नओवर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड साहब इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है साहब ये। क्लियर? और सर ऐसे केस में सिंस इसका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है प्रीवियस ईयर का, और करंट ईयर में ये एलिजिबल है 1.5 करोड़ के लिए, और करंट ईयर में ये इंटर स्टेट सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में ये पर्सन एलिजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस इट कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फर्दर टू एक्सपांड द बिजनेस ऑपरेशंस। ये रिपेयरिंग सर्विस भी देने वाले हैं। तो आपको पता है अब सेक्शन नंबर 10 ने बोला है क्या, आप मार्जिनल सर्विसेज दे सकते हो। जो आपका टर्नओवर इन द स्टेट था प्रीवियस फाइनेंशियल का, उसका 10% और ₹5 लाख विच एवर इज हायर तक के अमाउंट का आप करंट फाइनेंशियल ईयर में आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हो। और सर सर्विसेज सप्लाई भी कर रहे हो आप इतना अमाउंट तक का, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, आप इन एलिजिबल नहीं रहेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। और सर प्रीवियस का इसका टर्नओवर कितना है 1.25 करोड़, तो 1.25 करोड़ का 10%, क्योंकि पिछले साल का टर्नओवर इन द स्टेट का 10% होता है 12.5 लाख, तो 12.5 लाख और ₹5 लाख विच एवर इज हायर 12.5 लाख। तो करंट ईयर में रिपेयरिंग सर्विस का टर्नओवर जब तक 12.5 लाख क्रॉस नहीं करता है तब तक ये एलिजिबल रहेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ इन द करंट ईयर। क्लियर? भारत माता की जय। और करंट फाइनेंशियल में यस ये पर्सन एलिजिबल है। मेसर्स टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेज इज एलिजिबल इन फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। डन। आइए बी पॉइंट पढ़ते हैं। मेसर्स सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली owns a restaurant Tasty Foods, wow, Mahol, with a turnover of rupees 1.12 lakh, 1.12 crore मतलब 112 lakhs in the preceding financial year। okay, दिल्ली में साहब रेस्टोरेंट वाला है बेटा। in view of the growing customer demand it will also start intrastate trading of beverages in Delhi। बेवड़े नहीं होए, बेवरेजेस। सर सुनिए ध्यान से, बेवरेजेस का ट्रेडिंग शुरू करेगा, कोई दिक्कत नहीं सब। सुनना बच्चों ध्यान से, पहली बात तो ये दिल्ली में यस एलिजिबल है, और सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के केस में अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल हुई हो, और आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज। और ऐसे केस में ये
रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करा तो यस ये एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 वाली कंपोजिशन स्कीम के लिए। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ या से कम होना चाहिए और 1.5 करोड़ या से कम टर्नओवर है इसका, यस ये एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्टोरेंट सर्विस है, एलिजिबल है। पर इट विल ऑल्सो स्टार्ट इंटरेस्टेड ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेस इन दिल्ली। बेटा यहाँ पे पहली बात तो गुड सप्लाई कर रहा है, इंटरेस्टेड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और बेवरेजेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यस वो सप्लाई कर सकता है, एंड यस ये एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर जब तक क्रॉस नहीं होता है इसका करंट ईयर में, तब तक ये एलिजिबल रहेगा कंपोजिशन स्कीम के लिए। सेकंड बात, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं बेटा, जिस तरह से मेरे को मैसेजेस आए, सर बेवरेजेस वाला तो इनएलिजिबल कैटेगरी में था। पहली बात तो बेटा जो नया पॉइंट लास्ट 1 ईयर पहले ऐड जो हुआ था वो बेवरेजेस नहीं हुआ था, अब वो एरेटेड वाटर ऐड हुआ था, वो भी विथ एडेड शुगर और स्वीटनिंग मटेरियल, है ना, मतलब कोल्ड ड्रिंक वर्ड ऐड हुआ था कि वो 4 गुड़ ज्यादा है बेटा, अरे खाते हो ना पान मसाला गुटखा, हाँ है ना, टोबैको, आइसक्रीम वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ और एरेटेड वाटर विथ एडेड शुगर और स्वीटनिंग मटेरियल, हाँ है ना, ये 4 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ये 4 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, क्लियर। और इस केस में पहली बात तो ये बेवरेजेस दिया, ये एरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर और स्वीटनिंग मटेरियल नहीं है बेटा, ये एवरी बेवरेज इज नॉट कोल्ड ड्रिंक, ओके, तो ये एलिजिबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। और सेकंड थिंग यहाँ पे तो ट्रेडिंग लिखा है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लिख दिया होता तो भी एलिजिबल था वो, क्यों, कोल्ड ड्रिंक का ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के लिए आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को रेस्ट्रिक्शन दिया है, मैन्युफैक्चरर के लिए मना किया है साहब, क्लियर, वो भी 4 गुड्स का, और 4 गुड्स ये है नहीं सर, डन माहौल, तो ये एलिजिबल है, सिंस इसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, ये एलिजिबल है। रेस्टोरेंट सर्विस एलिजिबल होती है सेक्शन 10(1) और सबसेक्शन 2 के लिए, एंड ट्रेडिंग ऑफ बेवरेजेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चलेगा साहब, जब तक इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं होता करंट ईयर में, तब तक ये एलिजिबल रहेगा। माहौल देखिएगा, सी पॉइंट, सीताराम, जय सिया राम, सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम, ओ हो सिक्किम स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ध्यान रखना बेटा, यहां टर्नओवर लिमिट इज ओनली 75 लाख अगर नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में है तो। सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम is engaged in running a food chain veg kitchen in the state, okay, it has a turnover of rupees 73 lakh in the previous financial year, okay, preceding financial में 73 लाख का टर्नओवर था, मतलब 75 लाख से कम टर्नओवर होता है तो एलिजिबल होता है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के लिए, सिक्किम वाले स्टेट में रेस्टोरेंट सर्विस एलिजिबल है। इन दी करंट फाइनेंशियल, देखते आगे क्या बात करता है बेटा, फिर बात करेंगे, पूरा आंसर नहीं है अभी तक। इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर it decides to shut down the food chain, हो बंद करेगा, owing to huge loss being incurred in the said business। आजकल रेस्टोरेंट होटल वाले तो बेचारे मर चुके हैं, क्योंकि कोविड ने सबको बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना और होटल स्टे करना बहुत कम करा दिया है, तो सर हैवी लॉस हो गया है, बिजनेस बंद करना चाहता है साहब, तो सर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट डिसाइड्स टू शट डाउन द फूड चेन owing to huge losses being incurred in the said business। Instead, it will start providing interested architect services। वाह, क्या आना चाहता है किसमें, आर्किटेक्चरल सर्विसेज में ये बिजनेस शुरू करना चाहता है साहब अपना। अब सर पॉइंट ये है, क्या करंट फाइनेंशियल में एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, पहला पॉइंट देखिए, अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो तो एलिजिबल हो, जब तक आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 75 लाख क्रॉस नहीं हुआ तो करंट ईयर में आप एलिजिबल हो, और करंट ईयर में एलिजिबल हो तो 75 लाख तक का टर्नओवर आपका हो सकता है रेस्टोरेंट सर्विस का, कोई दिक्कत नहीं। पर करंट ईयर में तो आप रेस्टोरेंट सर्विस दे नहीं रहे हो, नाउ यू आर इंटेंडिंग टू प्रोवाइड आर्किटेक्चरल सर्विसेज। अब आर्किटेक्ट सर्विस अगर आप प्रोवाइड करोगे तो यू आर एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लायर, और अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लायर होते हो तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 का जो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वहां पे केवल एक ही सर्विस, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस ही एलिजिबल है, नॉर्मल जो कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10(1) और 10(2) वाली, क्लियर। तो साहब एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लाई करो तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 वाली कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, पर हाँ एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लायर के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वाली जो स्कीम है सर्विस सप्लायर के लिए कंपोजिशन स्कीम, वो है, देखते क्या उसमें फिट होता है क्या। अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो यस आप ऑप्ट कर सकते हो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A वाली कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विस सप्लायर, पर उसमें कंडीशन क्या है, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का
एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो करंट ईयर में आप एलिजिबल हो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो सबसेक्शन 2A वाला स्कीम देख सकते हो, पर सबसेक्शन 2A वाला स्कीम बोलता है कि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपका 50 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। और एलिजिबल हो तो करंट ईयर में 50 लाख तक की सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल रहेंगे कंपोजिशन स्कीम के लिए। और सिंस नो डाउट ये सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, सेक्शन 10(1) और 10(2) के लिए एलिजिबल नहीं है, पर सिंस इसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर कितना था बेटा, 73 लाख, इसलिए करंट फाइनेंशियल में आप ये एलिजिबल नहीं हो पाएगा। सेक्शन 10(1) 10 सबसेक्शन 2 उसमें तो एलिजिबल नहीं है क्योंकि एक्सक्लूसिव सर्विस दे रही है, और सबसेक्शन 2A वाली जो कंपोजिशन स्कीम है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 50 लाख या उससे कम नहीं था। क्लियर? इसलिए अल्टीमेटली सीताराम एसोसिएट्स इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। जय सिया राम। आइए डी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड। ओहो अगेन माहौल उत्तराखंड, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, टर्नओवर लिमिट इज 75 लाख ओनली। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, अभी तो जस्ट हम मार्क कर रहे हैं। दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज। माहौल, इट हैज टर्नओवर ऑफ रुपीज 34 lakhs इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, हेयर स्टाइलिंग सर्विस दे रहा है, इट हैज टर्नओवर ऑफ रुपीज 34 लाख इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, फिर लिखा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति एंटरप्राइज दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड ऑल्सो स्टार्ट सप्लाइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्रीम वगैरह, अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, क्या ये ब्यूटी प्रोडक्ट सप्लाई करे तो भी आपका आंसर चेंज हो गया? तो पहले तो पार्ट 1 का आंसर दे देते हम। सिंस दीप्ति सर्विसेज वाज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज, और एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लाई कर रहे होते हो अगर आप, तो सेक्शन 10(1) 10(2) वाली कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं मिलेगी। पर जो लोग सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 10 के लिए एलिजिबल नहीं होते उनके लिए सबसेक्शन 2A के दरवाजे खुले हैं। सबसेक्शन 2A बोलता है अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज सप्लाई करते हो तो सॉरी, अगर आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के लिए आप एलिजिबल नहीं हो तो यस सबसेक्शन 2A के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आप सर्विस सप्लायर हो तो यस ये स्कीम आपको मिलेगी, पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख 50 लाख या उससे कम होना चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। और यस इस पर्टिकुलर केस में इनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का केवल 34 लाख है और ये एक्सक्लूसिवली सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये पर्सन एलिजिबल होगा कंपोजिशन स्कीम के लिए और माहौल कंपोजिशन स्कीम इनको मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये पूछता आगे क्या, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड आल्सो स्टार्ट सप्लाइंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलोंग विद प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्रीम वगैरह भी बेचेगा, अगर ये बेचेगी, सॉरी जो भी है सर पॉइंट ये कि ब्यूटी प्रोडक्ट अगर सप्लाई करेंगे, गुड्स भी बेचेंगे, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? बच्चों बहुत सारे लोग यहां भी गड़बड़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो सबसेक्शन 2A वाली स्कीम जो है ये सर्विस सप्लायर के लिए है, पर यहाँ पे कई मना नहीं किया कि आप गुड्स नहीं बेच सकते। वो केवल 4 गुड्स जो नोटिफाइड गुड्स है, पान मसाला, गुटखा, टोबैको, आइसक्रीम और एरेटेड वाटर विद स्वीटनिंग मटेरियल, केवल ये 4 गुड्स के ट्रेडर्स एलिजिबल नहीं है वहां पे। बाकी सारे गुड्स आप बेच सकते हो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो यस, अगर ये हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज के साथ में ब्यूटी प्रोडक्ट सर्विसेज ब्यूटी प्रोडक्ट भी बेचता है तो यस ये एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। बस करंट ईयर में जब तक 50 लाख क्रॉस नहीं हो तब तक ये एलिजिबल रहेंगे, उसके बाद एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो बात की बात है बेटा। क्लियर? डन। भारत माता की जय। इसी के साथ ये चारों पॉइंट खत्म होते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट क्या पूछता है हमसे, ये भी देख लेते हैं माहौल। और ध्यान रखना ये कंपोजिशन स्कीम के जो 4 क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये पॉइंट नंबर 2 जो आ रहा है ये भी कंपोजिशन से रिलेटेड है और ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये सारे वो पॉइंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आरटीपी के इस क्वेश्चन ने सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए। और वैसे भी अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, प्रैक्टिकली चीजों को इमेजिन करके पढ़ा है, तब ऐसे केस में ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे, बहुत इजीली सोल्व होंगे ये। माहौल, आइए। वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट्स इन भोपाल मध्य प्रदेश on 1st of April 2020. Okay. The firm provides architectural services in Madhya Pradesh. Okay. Within the state supply की annual services. Okay. It provided the following details of its turnover. April to June 20 lakhs. और अच्छा दिख रहा है अभी आपको? बढ़िया।
अप्रैल टू जून 20 lakhs, जुलाई टू सितंबर 30 lakhs, okay, October to December 20 lakhs. The firm has obtained the registration under section number 22 of the CGST Act. मतलब normal registration लिया है, compulsory registration नहीं लिया है, and pays the tax under composition scheme. Okay साहब, okay. Determine the tax liability of Arun and Arun Associates for the quarter April to June, July to September and October to December. और कोई information है? Note that rates of tax on architectural services is GST 9%, SGST 9%, मतलब टोटल 18%. ओके सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा. सरकार, सबसे पहली बात, वरुण एंड अरुण एंड एसोसिएट्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ आर्किटेक्ट इन भोपाल मध्य प्रदेश ऑन 1 अप्रैल 2020 इटसेल्फ. मतलब करंट ईयर में नया बिजनेस है, मतलब प्रीवियस फाइनेंशियल में इनका टर्नओवर 0 था, और प्रीवियस फाइनेंशियल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम होता है तो यस, करंट ईयर में आप सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A के कंपोजिशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिवली सर्विसेज ओनली. तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के लिए तो एलिजिबल है नहीं, पर 2A के लिए एलिजिबल होगा, पर 50 लाख की सर्विसेज के लिए. पर हाँ, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल में शुड नॉट एक्सीड 50 लाख. जैसे ही 50 लाख क्रॉस होगा, जैसे ही 50 लाख क्रॉस होगा, ये नॉर्मल स्कीम आ जाएगा, नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा साहब. पर जब तक 50 लाख तक है तब तक कंपोजिशन का बेनिफिट मिलेगा इसको. क्लियर? और एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख. क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर में तो डे 1 से जो टर्नओवर होगा वो काउंट होगा बेटा. सेकंड बात, इसने बोला इट हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22. मतलब जब इसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करेगा तब रजिस्ट्रेशन कराया होगा इसने, और इसका अप्रैल टू जून तक का टर्नओवर था 20 लाख ओनली बेटा. इन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया हमने. क्लियर? इट बिकम लायबल टू रजिस्टर, तभी इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और इट बिकम लायबल टू रजिस्टर व्हेन इट क्रॉस्ड 20 लाख. मतलब अप्रैल टू जून तो ये रजिस्टर्ड नहीं था, और जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं थे तब तक कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. तो 1 अप्रैल टू जून के लिए लायबिलिटी आएगी NIL, निल, क्योंकि व्हेन यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन GST यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स, यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर योरसेल्फ, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टैक्स एट ऑल. तो 20 लाख तक का बेनिफिट इसको मिल गया. थ्रेशोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर था इसका, थ्रेशोल्ड लिमिट तक टर्नओवर था इसका, नो टैक्स इज लायबल टू बी पेड बाय इट. ओके, डन. सेकंड, जुलाई से सितंबर 30 लाख का. अब जैसे ही इसने अपना टर्नओवर 20 लाख क्रॉस किया होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त इसने कंपोजिशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा बेटा कि यस आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. पर ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम जो मिलेगी इसको फर्स्ट 50 लाख के टर्नओवर के लिए मिलेगी, पर आउट ऑफ दैट फर्स्ट 50 लाख 20 लाख का टर्नओवर ऑलरेडी इसका हो चुका है. क्लियर? देखो बेटा, यहां पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. 50 लाख इज द टोटल टर्नओवर, टैक्सेबल टर्नओवर नहीं बोल रहा मैं आपको, टोटल टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर, और 20 लाख का टर्नओवर तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो रिमेनिंग 30 लाख के लिए ही आपको कंपोजिशन स्कीम मिल पाएगा. क्लियर? और कंपोजिशन स्कीम में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 3% CGST एंड 3% SGST ऑन रुपीज 30 lakhs. कितना होता है 30 लाख का 3%? 90,000. अरे क्लियर? डन. अब रिमेनिंग नेक्स्ट जो 20 लाख है, ध्यान रखिएगा बेटा, सिंस उसका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख हो गया है, अब साहब वो कंपोजिशन से बाहर हो जाएगा. ऐसा नहीं कि इस 20 के बाद आप नेक्स्ट 50 और देख ले, गलती मत कर देना. ये क्लियर? 50 यहाँ पे हो गया है ऑलरेडी, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 50 लाख ऑलरेडी इसका टर्नओवर हो गया है, इसलिए यहां पर अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर जब आएगा तब इसको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, नॉर्मल एसएससी की तरह इसको नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा. इसको कंपोजिशन स्कीम यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में नहीं मिलेगी, और नॉर्मल टैक्स पे करना पड़ेगा. नॉर्मल टैक्स की रेट जो 9% देगी वो इसको पे करना पड़ेगा साहब. 9% CGST, 9% SGST. तो 20 लाख इंटू 9%, 1,80,000, 1,80,000 है ना बेटा. क्लियर? और सिंस मैंने CGST SGST लिखा है क्योंकि इसने सर्विसेज जो प्रोवाइड करी वो विद इन द मध्य प्रदेश इटसेल्फ करी है, इससे बाहर करता तो कंपोजिशन से वैसे ही बाहर होता वो. क्लियर? डन. तो हमने 3 क्वार्टर का इसने बोला कि कितना टैक्स लायबिलिटी आएगा. डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ वरुण एंड अरुण एसोसिएट्स फॉर द क्वार्टर्स अप्रैल टू जून, निल. देन July to September 90,000 CGST, 90,000 SGST. Then
अक्टूबर टू दिसंबर 180 CGST 180 SGST। इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 भी खत्म होता है। अब डन। अरे क्लियर बेटा, समझ में आया पॉइंट? माहौल। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 जो हमने पढ़ा कंपोजिशन स्कीम वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सारे वो पॉइंट कवर हो गए जहां जहां स्टूडेंट्स कई बार जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो कंफ्यूज हो जाते बेटा। अभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आइए, बिनाका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, hereinafter referred to as the BEL, okay, is engaged in manufacturing television, टीवी बनाता है सब ये। It is registered in the state of Haryana, okay. It is appointed distributors across the country who sell the televisions manufactured by it. ओ बड़ा काम है साहब, भाई साहब का, पूरे देश में बेचते हैं टेलीविजन थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। The MRP printed on the package of a television is rupees 12,000, okay साहब। The applicable rate of GST on televisions is 18%. BEL dispatches the stock of televisions to its distributors ordered by them on a quarterly basis. Quarterly order देते डिस्पैच कर देता है ये। ओके, अपन एक काम करते हैं, एंड में जाके देखते हैं कि आखिर खुद चाहिए क्या, सो दैट हमारा माइंड सेट उस तरफ चलता रहे। देखो ध्यान से, एग्जामिन द सिनेरियो विथ रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 15 ऑफ द CGST एक्ट एंड 15 मतलब वैल्यूएशन, सेक्शन 15 मतलब वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ओके। एग्जामिन द सिनेरियो विद रेफरेंस टू सेक्शन 15 ऑफ द CGST एक्ट, मतलब वैल्यू के लिए क्वेश्चन पूछा है इसने। एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टेलीविजन सप्लाइड बाय BEL to Shah Electronics during the quarters April to June, July to September, assuming the rate of tax applicable on television is 18%. Okay, 18% टैक्स रेट निकालनी है और शाह इलेक्ट्रॉनिक्स को इसने जो सप्लाई किया टेलीविजन उस पर टैक्सेबल वैल्यू कितना आ रहा है वो निकालना। ओके, एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इज 18%। ओके साहब, देखते आगे बढ़ते हम। तो कुल मिला के MRP आया है 12,000। इन ऑर्डर टू प्रमोट इट्स सेल्स, the sales head of BEL has formulated a sales promotion scheme, okay. Under this scheme, BEL offers a discount of 10% per television. Offers a discount of 10% per television on television supplied to the distributor if the distributor sells 500 television in a quarter. अच्छा, अगर आप 500 टीवी से ज्यादा बेच दोगे किसी एक क्वार्टर में तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। The discount is offered on the price at which the televisions are sold to the distributor. जिस प्राइस में बेचेंगे उसका 10% डिस्काउंट देंगे, एक्सक्लूडिंग ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। ओके साहब, जिस प्राइस से बेचा है विदाउट एनी चार्जेस और टैक्सेस उस प्राइस का 10% डिस्काउंट देंगे अगर 500 से ज्यादा टीवी बेच दोगे तो। इट अपॉइंट्स शाह इलेक्ट्रॉनिक्स एन अनरिलेटेड पार्टी एज पर GST लॉ, ओके, रिलेटेड पार्टी नहीं है साहब, एज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर इन हरियाणा ऑन 1st of April एंड डिस्पैच किया अभी 750 televisions on 8th April as stock for the quarter April to June. Okay, BEL has sold the televisions to the distributor Shah Electronics at rupees 8,400 per TV, exclusive of applicable taxes. Okay, so sir 8,400 is the price. शाह MRP भली 12,000 इसने बेचा कितने में 8,400 में, और MRP से मतलब नहीं है, जिस प्राइस में बेचा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बोलता है your actual transaction value will be accepted for the purpose of assessment if buyer and seller are not related and price is the sole consideration। और क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दे रखी these are unrelated party। okay, Shah Electronics has requested BEL for a special packing of the televisions delivered to it for which BEL has charged rupees 1200 per television। oh ho, over and above the price आपने पैकिंग चार्जेस, स्पेशल पैकिंग चार्ज और लिया 1200। और आपको पता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर C ये बोलता है कि अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के चार्जेस और भी रिकवर किए तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेंगे, उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। तो साहब इधर हम लिख लेते हैं कि प्राइस है 8,400, देन इन्होंने एक्स्ट्रा जो पैकिंग चार्ज लिया है वो लिया है बेटा 1200। अब प्राइस है 8,400, पैकिंग चार्जेस है 1200, टोटल आगे देखते हैं, आगे इंफॉर्मेशन और कुछ दिया तो और बात करेंगे आगे। हम शाह इलेक्ट्रॉनिक्स places a purchase order of 1,000 televisions with BEL for the quarter July to September। देखो हमको पहले जो इंफॉर्मेशन दिया था वो था
फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून के लिए, और अप्रैल टू जून के लिए बोल दिया था कि इसने 750 टेलीविजन डिस्पैच किए। अगर 500 से ज्यादा बेचेगा, सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्काउंट है 10%। ओके, देखते आगे, देखते क्या। शाह इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेसेस अ परचेज ऑर्डर ऑफ 1000 टेलीविजन विद बीईएल फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। ओके, सेकंड क्वार्टर के लिए इसने 1000 टीवी के लिए ऑर्डर दिया है। द डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट सेल्स ऑफ 700 टेलीविजन फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। ओहो सर, 700 टीवी बेच दी इसने अप्रैल टू जून में, 750 मंगाई थी, उसमें से 700 बेच डाली, और 500 से ज्यादा बेचते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। क्लियर? और सर देखते आगे, एंड 850 टेलीविजन फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई टू सितंबर इसने 850 टीवी बेच डाली। अरे मजा आ गया। द डिस्काउंट पॉलिसी ऑफर्ड बाय BEL as explained above is also available to Shah Electronics as per the distributorship agreement. Yes, जो इसको as per distributorship agreement है उसके अकॉर्डिंग 10% डिस्काउंट अलाउेबल है इसको। अब साहब 10% डिस्काउंट अगर अलाउेबल है इसको, तो 10% किसका? 10% per television on television supplied to the distributor. If the distributor sells 500 televisions in a quarter, the discount is offered on the price at which the televisions are sold to the distributor excluding all charges and taxes. अच्छा, प्राइस कितना था बेटा? ये प्राइस लिखा हुआ हमने कितना? 8400। इसका 10% डिस्काउंट मिलेगा इसको, आया ना बच्चों? जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया, टैक्स चार्ज किया, उसके उस पे उसको एक्सक्लूड करके, मतलब प्योर 8400 का 10% डिस्काउंट मिलेगा 840। आगे देखते कुछ कंडीशंस और होगी साहब, क्योंकि देखो ये जो डिस्काउंट है ना, ये पोस्ट सेल्स डिस्काउंट है। आपने एक बार बेच दिया, माल सप्लाई कर दिया, उसके बाद कंडीशन पूरी हुई है, कंडीशन पूरी होने के बाद 10% डिस्काउंट आपको पास ऑन किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सप्लायर विल हैव टू इशू अ क्रेडिट नोट बेटा। ओरिजिनली इनवॉइस तो इसने इशू कर दिया होगा जितनी टीवी सप्लाई करी उसका 8400 के हिसाब से, प्लस चार्जेस वगैरह जो भी है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा बाद में? जो सप्लायर उसको बिना के इलेक्ट्रॉनिक्स को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। BEL विल इशू क्रेडिट नोट टू शाह एंटरप्राइजेज, शाह इलेक्ट्रॉनिक्स, आए ना? और वो क्रेडिट नोट के बेस पे सप्लायर का लायबिलिटी कम हो जाएगा, पर कंडीशन क्या है? रेसिपिएंट का ITC रिवर्स होना चाहिए उतना प्रोपोर्शनेट। एंड सेकंड, देयर शुड बी टर्म्स इन द एग्रीमेंट। जब ओरिजिनली एग्रीमेंट किया था, देयर शुड बी सम टर्म्स एंड कंडीशन की ऐसा होने पे इतना डिस्काउंट मिलेगा। यस, वो ऑलरेडी थी बेटा। एंड क्रेडिट नोट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, वो लिंक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं साहब। आगे देखते हैं कंडीशन सारी पूरी हो रही कि नहीं हो रही साहब। व्हाइल शाह इलेक्ट्रॉनिक्स reverses the input tax credit availed for the month of July to September. जुलाई टू सितंबर का तो इसने क्रेडिट रिवर्स किया है। It has failed to reverse the ITC availed for the quarter अप्रैल टू जून। और अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए अगर इसने ITC रिवर्स करने में फेल हो गया तो अब कुछ ना हो पाएगा, है ना बेटा? क्लियर? तो सर ITC रिवर्स नहीं किया अप्रैल टू जून तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, क्रेडिट नोट का इंपैक्ट नहीं आएगा। पर जुलाई टू सितंबर के मंथ के लिए इसने सेल्स 500 ज्यादा करी है और उसमें ITC भी रिवर्स किया है, तो यस क्रेडिट नोट का बेनिफिट मिलेगा। वैल्यूएशन में डिस्काउंट के अमाउंट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो सर फाइनली हमारा आंसर किस तरह से आएगा बेटा? देखो इसने पूछा क्या, एग्जामिन द सिनेरियो विद रेफरेंस टू सेक्शन 15 एंड कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू, कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टेलीविजन supplied by BEL to Shah Electronics during the quarter April to June and July to September, assuming the rate of tax applicable on televisions are is 18%। बेटा अप्रैल टू जून की लाइबिलिटी अलग निकालनी है, जुलाई टू सितंबर की लाइबिलिटी अलग निकालनी है। ओके, तो पहली बात तो ये, आइए हमारे सॉल्यूशन पे आप देखिए, प्राइस है कितना? 8400। ये बात चल रही है कौन से महीने की? देखिए अप्रैल टू जून की बात अलग कर लेते हैं हम, देन यहां बात कर लेंगे हम किसकी? जुलाई टू सितंबर मंथ। सर दोनों केस में प्राइस तो 8400 ही था, स्पेशल पैकिंग चार्ज वैल्यू का पार्ट बनेगा, बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ और चार्ज उसने लिया नहीं है। क्लियर? पर अप्रैल टू जून मंथ में नो डाउट टारगेट जो 500 टीवी का था वो उसने पूरा कर लिया, पर अब ये क्रेडिट नोट इश्यू करेगा सप्लायर तो इसकी वैल्यू में से वो अमाउंट कम हो जाएगा। पर वो कम कब होगा वैल्यूएशन? अगर रेसिपिएंट उतना प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स करे। तो रिक्वेस्ट ने साफ इंफॉर्मेशन दे दी कि अप्रैल टू जून मंथ का ITC रिवर्स नहीं किया हमारे भाई साहब ने, रेसिपिएंट ने,
तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 क्लोज बी बोलता है क्या कि पोस्ट सेल्स डिस्काउंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई if recipient has reversed the proportionate input tax credit availed by him, है ना, और उसने अगर आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो ऐसे केस में वैल्यू का वैल्यूएशन कम नहीं होगा, गुड्स का वैल्यू कम नहीं होगा, वैल्यू में से एक्सक्लूड नहीं होगा डिस्काउंट का अमाउंट। तो अप्रैल टू जून मंथ में तो कोई डिस्काउंट, देखो ऑल्दो डिस्काउंट उसको दिया होगा ये है फाइनेंशियल डिस्काउंट, पर जीएसटी पर्पस के लिए डिस्काउंट वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा। फाइनेंशियल डिस्काउंट मिल जाएगा उसके ऊपर, जीएसटी वैल्यूएशन के पर्पस के लिए डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मतलब जीएसटी तो पे करना पड़ेगा आपको पूरी वैल्यू पे, मतलब टोटल वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ गुड सप्लाइड कितना 9600 और जीएसटी 9600 पे करना पड़ेगा। दिस इज टोटल की जगह लिख दो टैक्सेबल वैल्यू। क्लियर। और यही सितंबर जुलाई टू सितंबर मंथ के लिए डिस्काउंट जो होगा, देखिएगा दिल थाम के, डिस्काउंट 10% ऑफ वोट प्राइस, देख लीजिए आप, लिखा है डिस्काउंट पॉलिसी क्या बोलता है, हम डिस्काउंट देंगे 10% पर टेलीविजन देंगे। क्लियर। और 10% किसका, प्राइस का देंगे विदाउट ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस। क्लियर। तो प्राइस कितना है 8400। क्लियर साहब, 10% डिस्काउंट प्राइस का, 8400 का 10% 840, ये लेस करेंगे और 8400 प्लस 1200 प्लस 8400 प्लस 1200 माइनस 840, this comes to 8760. This is the taxable value of goods. क्लियर। और हाँ आप देखो ये तो पर टीवी वैल्यू आई है, टोटल टीवी कितनी सप्लाई करी अप्रैल टू जुलाई मंथ के लिए 750 टेलीविजन। क्लियर। इसने एक्चुअली कितना बेचा उसका कंसर्न नहीं, हमको लाइबिलिटी निकालना बीएल का, बीएल ने तो 750 टीवी बेचा इसको, और सेकंड क्वार्टर के लिए 1000 टीवी का इसने परचेज ऑर्डर लगाया जुलाई टू सितंबर के लिए। तो इधर तो 750 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 750, और इधर 1000, तो इधर तो आएगा 8760। दिस इज द टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। इधर 9600 मल्टीप्लाई बाय 750, so here 72 lakhs, total 72 lakhs will be the value of supply for the month of April to June, and for July to September it will be 87,60,000. I hope you got the entire point. भारत माता की जय। क्लियर डन। अच्छा, इसने टैक्स का अमाउंट नहीं पूछा हमसे टैक्सेबल वैल्यू पूछा है, इसलिए हमने टैक्सेबल वैल्यू ही निकाली बेटा। हाँ ना बच्चों, अरे यस या नो माहौल सरकार, देखिए ये आंसर 72, क्लियर, एंड देन जुलाई टू सितंबर 87,60,000। क्लियर बच्चों। माहौल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ध्यान रखिएगा, आपको वर्किंग नोट लिख के आना है। नो डाउट बुक की लैंग्वेज नहीं लिखोगे चल जाएगा, पर यस वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। माहौल आइए सरकार, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यस, हम उसी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। Subhashini Limited agreed to provide consultancy services to Madhu Enterprises in the month of May, for which it received an advance of rupees 1 lakh on 20th April from Madhu Enterprises. Okay. अब अप्रैल मंथ को ही एडवांस आ गया, 20 अप्रैल को 1 लाख रुपए का एडवांस आ गया, मई महीने में सर्विसेज देनी थी सर। Subsequently in the month of May, before supply of services, the said service contract has to be cancelled owing to some inadvertent circumstances. अरे वाह, मई महीने में क्या हुआ, बिफोर सप्लाई ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, किसी ऐसे रीजन से जो हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कोरोना आ गया था इस बार। However, Subhashini Limited has issued the invoice for the advance received in April itself. जब एडवांस आया था अप्रैल में तभी बिल इशू कर दिया, and has paid the GST thereon, और उस पर जीएसटी भी पे कर डाला साहब, 1 लाख पे जीएसटी पे कर दिया, बिल भी रेज कर दिया अप्रैल महीने में ही, और मई महीने में पता पड़ा सर्विसेज तक का कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया है, कैंसिल। You are the tax consultant of Subhashini Limited. Please advise whether it can claim refund of tax paid or is it required to adjust its tax liability in its return.
बच्चों अगेन अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। ये अमेंडमेंट तो क्या था, सर्कुलर आया था बेटा ये, क्लियर, जो मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में भी आपको पढ़ाया है। सरकार सर्कुलर कहता था क्या, ये कोविड की वजह से जो दिक्कत आई थी इंडस्ट्रीज को, उसके लिए सर्कुलर इशू हुआ था, और सर्कुलर के अंदर ये बातें कही थी, उसी का एक पॉइंट पूछ लिया इन्होंने यहाँ पे। और सर यहाँ क्लियर का है, कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है बिफोर सप्लाई ऑफ एनी सर्विस, तो ऐसे केस में यू कैन रेज अ क्रेडिट नोट। सुभाषिनी लिमिटेड जो सप्लायर था वो क्रेडिट नोट इशू करेगा मधु एंटरप्राइजेस पर, क्लियर। और क्रेडिट नोट के बेस पर क्या होगा, इसका लायबिलिटी कम हो जाएगा। तो जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू किया, मंथ होगा मई मंथ में कैंसिलेशन हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तो मई मंथ में क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब साहब क्रेडिट नोट इशू करेगा, उसमें जीएसटी का इंपैक्ट डालेगा तो कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट मस्ट रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर उसने अवेल किया तो, वैसे तो अवेल नहीं कर सकता था क्योंकि एडवांस आया था, और जब तक सर्विसेज रिसीव नहीं थी तब तक रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता, पर अगर लिया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पर अब साहब सुभाषिनी के लिए एक बात क्या आ रही है, ये क्रेडिट नोट इश्यू करके अपनी लायबिलिटी कम कर देगा उस मंथ की, और जितना क्रेडिट नोट की वजह से लायबिलिटी कम होगी उतना उस मंथ की टैक्स लायबिलिटी से कम हो जाएगा। मतलब मई महीने की टैक्स लायबिलिटी से उतना अमाउंट लायबिलिटी में से कम हो जाएगा जितना इसने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया था, जितना अमाउंट का क्रेडिट नोट इश्यू कर रहा है, क्लियर। तो क्रेडिट नोट जिस अमाउंट का इश्यू करेंगे उस पर जो जीएसटी का अमाउंट आएगा उतना अमाउंट मई मंथ की लायबिलिटी से कम हो जाएगा। और अगर मई मंथ में आपके पास कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है जिससे कि हम उस क्रेडिट नोट के अमाउंट को एडजस्ट कर पाए, तो ऐसे केस में इफ यू नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर मंथ, देन यू कैन आल्सो क्लेम द रिफंड ऑफ दैट टैक्स पेड बाय यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। क्लियर, मंथ में अप्रैल मंथ में जो आपने टैक्स पे किया था, मई महीने में उसका रिफंड ले सकते हो। अगर महीने में कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है तो उससे एडजस्ट कर लो, और वो नहीं है तो यू कैन क्लेम द रिफंड, कोई दिक्कत नहीं। सेम वर्ड्स सर्कुलर ने कहे थे, सेम वर्ड्स यहाँ आंसर में दिए, यही क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, नर्मदा एंटरप्राइजेस, नाम सुना आपने नर्मदा का, नदी है बेटा, है ना, कोई मतलब नहीं, उसे पॉइंट पे ध्यान दो। नर्मदा एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड पर्सन, pays CGST and SGST on a transaction considered by it to be an intrastate supply. Okay, Narmada Enterprises, a registered person, pays CGST and SGST on a transaction considered it to be an intrastate supply. However, subsequently said transaction is held to be interstate supply. Examine the records available with Narmada Enterprises. भाइयों, नर्मदा एंटरप्राइज ने क्या किया, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे इंटरस्टेट सप्लाई मानते हुए सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, जबकि वो ट्रांजेक्शन था इंटरस्टेट सप्लाई का। और बाद में पता पड़ा ये इंटरस्टेट सप्लाई, इस पे आईजीएसटी पे करना अब करे तो क्या करे, हम तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। क्या हमारे पास क्या रास्ता अवेलेबल है, दैट इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो सर आपको पता है सेक्शन नंबर 77 ये बोलता है कि अगर कभी भी आप गलती से सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दो जबकि वो ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट सप्लाई था, तो ऐसे केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी जो आपने पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी तो आपको पे करना ही पड़ेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं है, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड। और ऐसे केस में साहब आप जब आईजीएसटी पे करेंगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी एक बार पे कर दिया था। तो सेक्शन 19 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि साहब ऐसे केस में उसको इंटरेस्ट भी हम चार्ज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, क्लियर। और ऐसे केस में आप क्या करिएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी रिफंड लीजिएगा, आईजीएसटी पे करिएगा, और कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी, और भारत माता की जय। क्लियर, डन, थैंक यू सो मच। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर्स, कस्टम्स में आ गए बच्चों हम। जी हाँ, आरटीपी के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, दिल थाम की बेटे का, दोनों क्वेश्चन कस्टम के हैं, मजा माहौल। रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर्स कोलकाता is engaged in manufacturing the textile articles. Very good. It has decided to enhance its production capacity in the current year. Okay, therefore it imports a machine through vessel from George Incorporation USA at a price of $31,650 including transport charges from factory of George Incorporation up to US port of $2,500 and handling charge at US port of $1,750. ओके साहब, अब इसने $31,650 में कोई गुड्स इंपोर्ट करी जिसका प्राइस 31,650 प्राइस था, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम जॉर्ज फैक्ट्री टू यूएस पोर्ट, और यूएस पोर्ट पे उसका अनलोडिंग कॉस्ट दे रखा है, हैंडलिंग चार्जेस दे रखा है, वो इसमें इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं साहब। रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर्स, और हाँ ध्यान रखिएगा जो इंपोर्ट हुआ है बाय वेसल हुआ है, ओके।
Rudraksh manufacturers has provided the following additional information in respect of the machine imported. Following additional information दिया हुआ है। एक बार देखो क्वेश्चन के एंड में क्या पूछा अपने से बेटा, द एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस पेड आर नॉट असेटेनेबल, और अगर इंश्योरेंस नहीं दिया होता है, नॉट असेटेनेबल होता है, तो 1.125% ऑफ एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड, एफओबी निकालेंगे, रुको अभी आप। You are required to determine the assessable value of the imported machine under the Customs Act from the given particulars. Okay, assessable value निकालना बच्चों, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं साहब। सर फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलो पहले तो हम प्राइस लिख लेते हैं इधर। प्राइस कितना भाई? 31,650 डॉलर, 31,650। ओके, अच्छा इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, अप टू यूएस पोर्ट चलेगा सब, वो इंक्लूड होती है एफओबी में, कोई दिक्कत नहीं है। चार्जेस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन यूएस, डिजाइन और इंजीनियरिंग चार्जेस अगर आप आउट ऑफ इंडिया इनकर करते हो तो यस उसको इंक्लूड करना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं साहब। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क अंडरटेकन फॉर द मशीन इन यूएस, सेक्शन 10 में लिखा है साहब, इसको इंक्लूड करना है, $1750 ऐड कर देंगे। देन बाइंग कमीशन पेड बाय रुद्राक्ष मैन्युफैक्चरर, आपको पता है every kind of commission, any amount which is paid to the agent, whether he is domestic agent or international agent, हमेशा इंक्लूड करते हैं वैल्यू के अंदर, पर बाइंग कमीशन होता है तो उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बाइंग कमीशन वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, तो बाइंग कमीशन के लिए डैश कर देता हूं मैं। थर्ड, फ्रेट चार्जेस फ्रॉम यूएस टू इंडिया, साहब यूएसए टू इंडिया फ्रेट कितना लगा वो दे रखा है, आया ना बच्चों, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा। ओके, पर हाँ उससे पहले हम एफओबी निकाल ले क्या बेटा, एफओबी फ्री ऑन बोर्ड, क्योंकि 1.125% ऑफ एफओबी निकालना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए बेटा अपने को, फ्री ऑन बोर्ड अप टू सिंगापुर अप टू यूएस पोर्ट तक की कॉस्ट हमको देखना पड़ेगा, तो फ्रेट हम बाद में ऐड करेंगे। अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, इंडियन पोर्ट पे एट द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस जो दे रखे वो कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते हैं, जी हाँ, क्योंकि गुड्स, सब ध्यान रखना, पहले लिखा था क्या, गुड्स इंपोर्टेड, पहले था एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, अभी ये टू द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन, इसकी वजह से एक सर्कुलर ऐड हुआ था, और सर्कुलर ने बोला था क्या, अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे वैल्यू के अंदर। क्लियर, एक्सचेंज रेट दे रखा है $1 इक्वल टू ₹60। ओके साहब, ठीक है, तो एफओबी निकलेगा, एफओबी होता है फ्री ऑन बोर्ड, मतलब जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है वहां तक के, वहां के पोर्ट तक का खर्चा, तो साहब 31,650 में वहां के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट ऐड है, वहां के पोर्ट पे अनलोड करने वाला कॉस्ट ऐड है, और डिजाइन और इंजीनियरिंग चार्जेस जो हमने बाहर करवाया था वो भी ऐड कर दिए, तो ये जो अमाउंट आया ये आएगा क्या, एफओबी। ठीक है साहब, कितना आया, 31,650 प्लस 1,750, टोटल कम्स टू 33,400 इज द एफओबी, आया ना, क्लियर। अब साहब आपको इंश्योरेंस नहीं दे रखा, चलो ये आ गया आपका एफओबी वैल्यू ऑफ गुड्स। ओके, देन आपको इंश्योरेंस नहीं दे रखा, कर लो 1.125% ऑफ एफओबी, ध्यान रखिएगा सारे वर्किंग नोट्स में होने चाहिए पॉइंट आपके। 33,400 इंटू 1.125% कितना हुआ, 375.75। ओके, देन फ्रेट दे रखा है आपको, क्वेश्चन है कितना, फ्रेट फ्रॉम यूएसए टू इंडिया $, 3,000, ये साहब ऐड, कितना आया माहौल, 36,775.75। क्लियर, दिस इज द CIF वैल्यू which is called assessable value of the imported goods, and sir रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा आपको ₹60 पर डॉलर दे रखा ना बेटा, क्लियर, तो बस मल्टीप्लाई बाय 60 करो और भारत माता की जय करो, मल्टीप्लाई बाय ₹60, ये डॉलर 2206545, this is the final
आंसर, दिस इज द accessible value. Clear? 22,06,545 is the final answer on which custom will be charged. This is the accessible value जो हमसे पूछा है इन्होंने. क्लियर? डन. भारत माता की जय. देखिए आंसर ये रहा आपका. ओके बच्चों, क्लियर? डन. आइए सर, हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम चरण की तरफ. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी विथ रेफरेंस टू दी ड्रॉबैक on re-export of duty-paid imported goods under section number 74 of the Customs Act 1962. Answer in brief the following question. Answer निकालिए साहब. What is the time limit for re-export of goods as such? सर सेक्शन नंबर 74 ड्यूटी ड्रॉबैक वाला, आपने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया और उसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया तो सेक्शन नंबर 74 के अंदर आपको ड्रॉबैक मिलता है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर री एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज सच? 2 years. आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया वो एज सच अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इट शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 years. प्लस इफ सीबीआईसी इज सेटिस्फाइड कि देयर वाज रीजनेबल कॉज दैट assessee was unable to export that goods within this time limit of 2 years, then CBIC can also extend the time limit having regard to reasonable cases. क्लियर? समझे मेरी बात? 2 साल का टाइम लिमिट है प्लस सीबीआईसी इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकता है जितना उनको रीजनेबल लगता है उतना. डन. फर्स्ट आंसर हो गया साहब. सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट यूज? व्हाट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक if the goods are exported without use? 98%. What is the rate of drawback if the goods are exported without use? अगर कोई भी goods आपने import किया उसी को आपने export किया without use तो 98% is the rate of duty drawback under section number 74. Clear? Done. And last point, is duty drawback allowed on re-export of wearing apparel without use? ध्यान रखिएगा सर, कोई भी गुड्स अगर आप इनने इंपोर्ट किया और उसको विदाउट यूज एक्सपोर्ट किया तो 98% ड्रॉबैक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं. और इस केस में भी ड्रॉबैक मिलेगा भले वेयरिंग अप्रैल हो या कुछ भी हो. हाँ, आपको याद आ रहा होगा सर वेयरिंग अप्रैल में कोई पॉइंट था वहां लिखा था कि अगर आपने कोई भी वेयरिंग अप्रैल इंपोर्ट किया, उसको यूज किया और यूज करके एक्सपोर्ट किया तो नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड. लॉजिक क्या था? कपड़े इंपोर्ट किए, यूज के लिए बेकार हो गए, फिर बोलते एक्सपोर्ट कर दो ड्रॉबैक मिल जाएगा. इसलिए ड्रॉबैक गवर्नमेंट ने मना किया और गवर्नमेंट ने बोल दिया कपड़ों के केस में वेयरिंग अप्रैल, टी चेस्ट, याद है बेटा? एक्सरे, अरे है ना? तो सर वहां लिखा है क्या? वेयरिंग अप्रैल के केस में आपने अगर यूज करके फिर एक्सपोर्ट किया तो नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड. पर यहाँ पे सिंस इट इज विदाउट यूज, भले वेयरिंग अप्रैल हो या कोई भी गुड्स हो, आपने यूज नहीं किया तो एक्सपोर्ट करेंगे तो ड्रॉबैक मिलेगा. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसी के साथ भारत माता की जय. और यस, इसी के साथ पूरा रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी खत्म होता है. अब बच्चों, दोस्तों, आपने अगर नोटिस किया हो तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं था. अच्छा, टफ कौन सा होता है? जो हमको नहीं आता है. बहुत सिंपल सी बात है, टफ वही होता है जो हमको नहीं आता है. जो आपको आता है वो कभी टफ नहीं होता है. फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपरेशन. अगर आपकी तैयारी जबरदस्त तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता. नो डाउट अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, जो किसी के भी अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसने थोड़ा परेशान किया हम सबको, नो डाउट. बट यस, जितना पेशेंस हम रख सकते हैं उतना हमको रखना चाहिए क्योंकि वी हैव, इवन नोबडी हैज द कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशंस. बच्चों, अपना ध्यान रखिए. ऑल द वेरी बेस्ट. टेक केयर. पढ़ते रहिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, स्टे हेल्दी और बी पॉजिटिव. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. लव यू ऑल. टेक केयर.